नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और देख भी पा रहे होंगे थंबनेल पर कि हम अपने हिंदी के पाठ्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट हमारा वर्णमाला हो जाता है। ठीक है, वर्णमाला के 3 पार्ट हमने ख़त्म किए हैं अब तक, और आज के वीडियो में यानी कि कह सकते हैं कि आज आपका वर्णमाला का अगला भाग है। कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अब वो स्थिति है जिसमें आप किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो ये कहूँगी कि सेल्फ स्टडी पर भी जितना आप स्क्रीनिंग टाइम दे रहे हैं उतना सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वो प्लान है, ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको कंप्लीट यानी कि फाइनल मेरिट तक लेकर जा सकती है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने आज के सेशन को, आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी रणनीति तो जान ही चुके होंगे अब तक, ठीक है, यानी कि रिवीजन, प्रीवियस रिवीजन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमने पिछले वीडियो में देखा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। क्विक रिवीजन में कुछ पॉइंट्स पूछना आप सभी से ज़रूरी है, आखिर पता तो चलना चाहिए ना कि आप सभी वाकई रिवाइज कर भी रहे हैं या नहीं, है ना। तो बात की जाए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताइए। आंसर जिन्हें भी पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? ठीक है जी। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, क्लियर। साथ ही संपूर्ण वर्णमाला में हम अर्धस्वर के नाम से किसको जानते हैं? अर्धस्वर के नाम से किस व्यंजन को जानते हैं? साथ उ और अ के संयोग से मिलकर कौन सा व्यंजन बनता है? ये सभी आपके क्वेश्चंस हैं। उ और अ के संयोग से मिलकर कौन सा व्यंजन बनता है, और ह को हम संपूर्ण वर्णमाला में किस ध्वनि के नाम से जानते हैं? बताइए भाई। ये सभी आंसर जिसके भी आ गए ना, तो कह सकते हैं कि वो बच्चा अपनी 100% तैयारी लेकर चल रहा है। कई बार आप सभी के दिमाग में ये आ जाता है ना कि हम 12th कर चुके हैं या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब पढ़ाई तो बहुत ईजी है। पढ़ाई कह सकते हैं कि कभी इजी होती ही नहीं है, हम इजी बना लेते हैं उसको, ठीक है, तरीकों से। और सही स्ट्रेटजी ही है जो आपको फाइनल तक लेकर जा सकती है प्रतिस्पर्धा के इस समय में, है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से कि कितना कितना सही और कितना अच्छे लेवल का कंपटीशन है। ठीक है, बताइए। तो स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें जो कि 25 हो जाती है, बताया भी था आपको। क से लेकर माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और जबकि बात करें हम वर्गों की, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या 5 हो जाती है ना। अगर हम वर्ग की बात करें तो कुल वर्ग हो जाते हैं 5। प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले व्यंजन प्रत्येक व्यंजन वर्ग को उसके पहले व्यंजन के नाम के हिसाब से हम, है ना, देखते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। यहीं पर बात की जाए अंतस्थ व्यंजनों की, जिनकी संख्या होती है कुल 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? बताया था आपको कि य, र, ल और व। पिछले वीडियो में आपको परिभाषा भी लिखा दी गई थी ताकि आप शॉर्ट में तो याद रख सकें, साथ ही जब आपका फाइनल रिवीजन हो एग्जाम डेट के बाद तो आप पीडीएफ से अपना रिवीजन भी कर सकें। अर्धस्वर की बात करें तो संपूर्ण वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ऐसा व्यंजन है जिसको हम अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है, जो कि ई और अ के संयोग से बनता है। ठीक है, जबकि उ और आ के संयोग से बनने वाला व्यंजन दंतोष्ठ यानी कि वा हो जाता है। हा को हम काकल्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। हा को काकल्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। हाँ, अगर काकल्य ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उच्चारण स्थान जो है वो कंठ भी लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात में किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम नहीं होगी, समस्या? ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब ज़रूरी है कि हम स्पर्शी व्यंजन देख चुके हैं, है ना, अंतस्थ कितने कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अयोगवा कौन कौन से होते हैं, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आगे कि आखिर हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, है ना, उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। क्लास समझ में आती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, हाँ, अनुनासिक भी बताए थे आपको, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का बताया था ना, अंतिम और 5वां व्यंजन, है ना। अनुनासिक की संख्या कुल 5 हो जाती है। ये कैसा 5 बन गया? अनुनासिक की संख्या कुल 5 हो जाती है। अंग, इया, ड, न और म, ये कुल 5 अनुनासिक या फिर नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। आगे बात आती है अगले पॉइंट की,
यानी कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या फिर अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। बताने को मैम आपको डायरेक्ट भी बता सकती हैं, है ना, हो सकता है आपको 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 10 दिन तक याद भी रहे, लेकिन अगर भूल गए तो फिर रिवीजन कैसे करेंगे, इसलिए परिभाषा भी लिखना ज़रूरी है ताकि एग्जाम टाइम पे आप अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो कह सकते हैं ऊष्म का व्यंजन मतलब भी क्या होता है ना, ऊष्म, बताइए, पता है किसी को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण यानी कि जिन व्यंजनों को बोलने में, है ना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट महसूस होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये जानना जरूरी हो जाता है कि मैम ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इनकी संख्या, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट कौन कौन से होते हैं, हो सकता है आपको प्रश्न जो दिया जाए, है ना, 3 ऊष्म व्यंजन हो एक और एक ना हो, उसमें से बताइए, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तीनों के तीनों श, ठीक है, तीनों के तीनों श और ह, ये चारों होते हैं और यही कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। हालांकि पिछले वीडियो में जिसने भी ध्यान से देखा होगा उसे याद भी आ रहा होगा कि मैम ने एक एक करके आपको सभी का उच्चारण स्थान भी बता दिया था, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने सभी को एक साथ देख लिया है जो कि ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बताइए भाई, कोई डाउट प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई ये तो नहीं कह रहा है कि मैम क्या उच्चारण स्थान बताया था, अरे भैया बताया था ना, श से तालु यानी कि तालव्य, शालू, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाता है तालव्य, इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है, जबकि इस श का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत्य, ठीक है, और ह का उच्चारण स्थान हो जाता है काकल्य या फिर कंठ। क्लियर है, तो आपको अलग अलग भी याद रखना है और एक साथ भी याद रखना है, जैसे पूछा जाए, यानी कि एग्जामिनर के दिमाग पर डिपेंड करता है, वो आपसे अगर आसान तरीके से पूछना चाहता होगा तो आप वो आंसर दे दीजिए, या फिर कठिन तरीके से पूछना चाहता होगा तो आप वो आंसर दे दीजिए। हाँ, तैयारी आपकी हर एक लेवल की होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा ये पॉइंट। चलिए जी, आगे आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ऊष्म तो देख लिया, लेकिन उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कौन कौन कितनी होती है, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, बताइए बताइए, कोई डाउट। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कह सकते हैं हम, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में साथ ही साथ में अगर आप याद करते रहेंगे ना तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन तैयार नहीं होगा, ना ही आपके लिए कोई इकट्ठा पोथी तैयार होगी जिसको आप बाद में ये सोचें कि आखिर पढ़ना कहाँ से है ना। इसीलिए एक एक पॉइंट मैम आपको बहुत आसान तरीके से बताती जाती है ताकि सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होते रहे बिना किसी बर्डन के, ठीक है जी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ उल्टी होकर
ये आपसे परिभाषा से भी पूछा जा सकता है ना। वो कौन सा व्यंजन है जिसमें जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श करती है और झटके से हट जाती है ना, तो ये पूछा जाएगा आपसे। उल्टी होकर, हालांकि इसके पूछे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन हमें पढ़ना हर तरीके से है। तालु को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है और झटके से हट जाती है। वैसा क्यों लिखाया है ये आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए, है ना। क्यों लिखा है भाई, पहले तो जानते हैं कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, कितने होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, 2। कौन कौन से, ड़ और ढ। याद रखिएगा, यहाँ पर हम ड और ढ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ड़ और ढ की बात कर रहे हैं, यानी कि ड के नीचे भी बिंदु है और ढ के नीचे भी बिंदु है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अब आप ड़ और ढ को अगर बोल के देखेंगे, ये पढ़ाई वाला ढ़ है ना, और लड़ाई वाला ड़ है। ठीक है, बोल के देखेंगे ड़ और ढ, जीभ उल्टी होकर तालु को स्पर्श हुई और तुरंत नीचे आ गई, है ना, ड़ और ढ। ठीक, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब बताइए इतनी बात में कोई डाउट है कि अयोगवा कौन से होते हैं मैम, अनुनासिक कौन से होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, है ना, उच्छिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। और हाँ, पिछले वीडियो में जो आपको चार्ट बताया गया था, वो चार्ट आपको क्या वाकई याद हो चुका है? जिसको याद हो चुका है कॉमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। बताइए बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। संयुक्त व्यंजन कहते हैं ना, वर्णमाला को इसलिए सबसे पहले रखा गया है कि भाई आप अगर, ये तो चलिए हमें परीक्षा देनी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वाकई हिंदी भाषी हैं, मातृभाषा है हमारी हिंदी, तो इसके अक्षरों के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक है, जिस भाषा को हम सुबह से लेकर रात तक प्रयोग करते हैं। संयुक्त व्यंजन, ये तो बड़ा ही आसान है, क्योंकि भैया संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ना, है ना। तो कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, अन्य व्यंजनों की, वैसे तो व्यंजन कभी किसी की सहायता के बिना बोले ही नहीं जा सकते, है ना, दादाजी हैं, निर्भर होते हैं, बताया था आपको, है ना। तो अन्य व्यंजनों की सहायता, हर एक व्यंजन में स्वर की सहायता तो लेनी ही लेनी पड़ती है, चाहे वो क लिखा हो, लेकिन ये इकलौता नहीं है, बल्कि इसके साथ अ जो है वो चुपके से जुड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि हम देख नहीं पाते, है ना, छुपे हुए बैक्टीरिया की तरह बिल्कुल, लेकिन जुड़ा हुआ होता ही है, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की नहीं बल्कि व्यंजनों की ही सहायता लेनी पड़ती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। फिर से आ जाता है हमारा अगला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जिसको पता हो आंसर करिए भाई फटाफट से। इनकी कुल संख्या, कुल संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है, अब 4 कौन कौन से होते हैं, श, त्रे, ज्ञ, इसको हम अगले स्लाइड पर देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, कुल संख्या 4 होती है, और 4 कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्रे,
ज्ञ और श्र। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, है ना, अब तक आपसे कोई पूछता रहा होगा कि बच्चों बताओ ज़रा क के बाद क्या आता है, तो आपका जवाब होता होगा ख, है ना। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि क के बाद ख आता है? मुझे लगता है कि 99% आप में से जो भी क्लास देख रहे हैं वो यही कहेंगे कि क के बाद ख ही आता है। अब अगर मैं बताऊं तो ये बिल्कुल गलत है, क के बाद कभी ख नहीं आता। क्या कह रहे हो, ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है मैम, ऐसा कब से होने लगा, हम तो बचपन से क के बाद ख ही पढ़ते आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब तक आपने थोड़ा सही नहीं पढ़ा है, यानी कि क के बाद ख नहीं आता बल्कि क के बाद आता है श। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये जो श से छतरी है ना, ये बनता ही ऐसे है, यानी कि संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों के संयोग से एक व्यंजन बनता है, एक व्यंजन यानी कि छ। तो छ कौन कौन से व्यंजन के संयोग से बनता है, क और श के संयोग से बनता है श। ठीक है, ऐसे ही त्र की बात करें तो त, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा ये हलंत लगना बहुत ज़रूरी है, बिना हलंत के ये व्यंजन पूर्ण माना जाता है। और हलंत लगता है इसका मतलब ये आधा है और आधा ये है, मिलकर बनाते हैं एक पूरा व्यंजन श से क्षत्रिय। ठीक है, त और र के संयोग से बनने वाला है, ठीक है, कौन सा, त्र। जबकि ज्ञ, ज और इया के संयोग से बनता है ज्ञ। ज और इया के संयोग से बनने वाला ज्ञ है, और श और र के संयोग से बनने वाला व्यंजन है श्र। श और र के संयोग से बनने वाला व्यंजन हो जाता है श्र। क्लियर, समझ में आई बात। श, त्रिक, ज्ञ और श्र ये चार हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। बनते कैसे हैं ये भी पूछा जाएगा, इसलिए मैम ने आपको डिटेल में यहाँ पर ये भी बता दिया है। बताइए भाई, कोई डाउट है, समस्या, समझ में आए सारे पॉइंट्स? बिल्कुल ठीक है। चलिए, बाकी उच्चारण स्थान भी आप सभी को बता दिया गया था कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। चलिए एक बार फिर से हम उच्चारण स्थान का भी रिकैप कर लेते हैं, है ना, जिससे कि आपने जो पिछले वीडियो में पढ़ा है वो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। व्यंजनों का उच्चारण, वैसे तो लिखाने के लिए उसमें भी परिभाषा है, लेकिन हमें मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना। व्यंजनों का उच्चारण, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैम आपसे प्रश्न पूछ रही हैं क्योंकि बता तो पहले ही जाया जा चुका है आपको, है ना। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए भाई, है ना। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, चार्ट तो आप सभी को याद ही हो गया होगा, है ना। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, चलिए भाई, क वर्ग का नाम आया है, इसका मतलब का वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन कौन कौन से, क, ख, ग, घ और अंगा। ठीक है, यानी कि क वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ, इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा। जबकि च, छ, ज, झ और इया, च वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु, यानी कि तालव्य। ट, ठ, ड, ढ और अड़ा, ट वर्ग में आने वाले सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा या मूर्धन्य। क्या होता है, मूर्धा या मूर्धन्य। ठीक है, त वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन, तो आपको सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर यही लिख दे कि बताओ बेटा ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बल्कि आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए ड का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ग में व्यंजन कौन कौन से आते हैं, और ये याद करने का सबसे आसान तरीका है जो आपको पिछले वीडियो में मैम ने चार्ट बताया था। ठीक, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत हो जाता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है ओष्ठ। मैम का जो विश्वास है ना बेटा वो ट्रिक में थोड़ा सा कम है, और मुझे लगता है एक बार आधारभूत तरीके से टॉपिक क्लियर, इसका मतलब 100% क्लियर। और पता चला लास्ट टाइम पे हमें ट्रिक ही ना याद रहे तो फिर क्या ही मतलब है। बाकी KTM दो तो आपको बता ही दिया गया था, कंठ, तालव, दंत, है ना, KTM दो, कंठ, तालव, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जो भाई ट्रिक वाले हैं वो ट्रिक भी याद रख लें। ठीक है, क्लियर। बताइए बताइए।
बिल्कुल। बस अब कुछ पार्ट और रह गया है जिसके लिए एक बार फिर से हमें चार्ट की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। जिसको याद हो वो भी अपने रफ कॉपी में या किसी पेज में एक बार चार्ट बनाइए और लिखते जाइए। देखो ऑनलाइन वाली पढ़ाई जो होती है ना, वो मुझे लगता है 90% विश्वास पर टिकी होती है, ठीक है। क्योंकि आपने कह दिया कि मैम हम पढ़ के आए हैं, मैम ने मान लिया भाई, मैं आप मैम के सामने तो है नहीं, ठीक है। और आपने कह दिया कि मैम हमें याद है, हमें सब कुछ रिवाइज है, तो ये भी मान लिया। क्योंकि इस टाइम कहते हैं जब आप 12th कर लेते हो तो आप खुद से रिस्पॉन्सिबल होते हो आपके बेहतर भविष्य के लिए, या फिर आप अगर किसी और दिशा में जा रहे हो उसके लिए भी। क्योंकि उस टाइम पर ना ही इतने बंदिशें होती हैं, ना ही कह सकते हैं आपको कोई बार बार टोकता है कि अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदार भी खुद होते हैं, ठीक है। च छ ज झ और इया, ठीक है। ट ठ ड ढ और ण। त थ द ध और न। प फ ब भ और म, ठीक, क्लियर है। चलिए अब इस चार्ट को फिर से लिखने का क्या कारण रहा है, बताइए भाई। कुछ तो कारण रहा होगा ना, क्योंकि मैम ने तो ये मान लिया है कि आपको तो चार्ट अब याद हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोषत्व यानी कि क्या होता है? घोषत्व आपसे पूछा जाएगा, बताइए घोषत्व के आधार पर व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में यानी कि क से लेकर म तक ये तो कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बताइए इनमें अघोष कौन है और सघोष कौन है। परिभाषा भी हम लिख रहे हैं, पहले चार्ट पे समझ लीजिए। यानी कि किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। वो किसी भी व्यंजन की बात हो रही हो, चाहे वो टा व्यंजन वर्ग हो, पा व्यंजन वर्ग हो, ता व्यंजन वर्ग हो, कोई भी हो। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। घोष या घोष बोले या सघोष बोले एक ही बात है, ठीक है। पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवें व्यंजन को हम घोष या सघोष के नाम से जानते हैं। यहीं पर सभी व्यंजन वर्गों के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, ठीक है। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होगा, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा घोष या सघोष कहलाएगा। और सभी यानी कि 5 के 5 व्यंजन वर्गों के लिए बिल्कुल सेम बात है, सेम कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, प्राणत्व के आधार पर, यानी कि हिंदी वर्णमाला में किसी भी व्यंजन वर्ग का, ये तो हमने घोष के आधार पर पढ़ा, अब दूसरा पॉइंट है प्राणत्व के आधार पर, है ना। ये याद रखिएगा, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। यहाँ पर मैम ने आपको सिर्फ एक व्यंजन वर्ग में बना के बताया है चार्ट, बाकी सभी व्यंजन वर्ग के लिए। अब यहाँ पर अल्प प्राण कौन से होंगे? पहला, इसका भी पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और प्रत्येक व्यंजन वर्ग के लिए यही कंडीशन है, सभी व्यंजन वर्गों के लिए, ठीक है। जबकि किसी भी व्यंजन वर्ग का किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, पहला और तीसरा अल्प प्राण हो गया, जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर एक ही स्लाइड में मैम ने बस आपको सिर्फ ये समझाना चाहा है कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का 5 व्यंजन वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है, और किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्पप्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण के नाम से जाना जाता है। क्लियर?
बताइए। तो ये तो हमारे सिर्फ समझने के लिए था, है ना, ये सिर्फ फूल वाला टॉपिक है, और फूल वाला टॉपिक यानी कि हमारे समझने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और परिभाषा से भी समझ लेते हैं। घोषत्व के आधार पर, जब आप बेस क्लियर कर लेते हैं ना, तो फिर परिभाषा में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। घोषत्व के आधार पर व्यंजन, ठीक। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितनी प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि पहला हो जाता है अघोष। अब अघोष क्या होता है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, है ना, ये आपको परिभाषा से पता होना चाहिए। अघोष व्यंजन, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है, जिसमें पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष, ठीक है। बताइए बताइए। चलिए, तो हम लिख सकते हैं परिभाषा में कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन न हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये तो रही हमारी किताबी भाषा। हालांकि आप पहले से समझ चुके हैं कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अघोष व्यंजन कहलाते हैं, क्लियर है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर, किसी भी व्यंजन वर्ग का, यहाँ पर एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा, है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। तो चाहे परिभाषा आपसे इस तरह से पूछी जाए, चाहे इस तरह से पूछी जाए, आपका आंसर बिल्कुल रटा हुआ होगा, है ना। अघोष व्यंजन कहलाते हैं, पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है, ठीक है, होता है। क्लियर? बताइए भाई, किसी को कोई डाउट है, परेशानी है? उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यंजन वर्ग ले लीजिए आप, जैसे कि, है ना, अघोष कौन से होंगे, का व्यंजन वर्ग में क और ख जो है ये अघोष व्यंजन कहलाएंगे, क्योंकि ये पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। क्लियर? बताइए बताइए। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। अघोष के बाद घोष या सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? याद रखिएगा नाम दोनों का एक ही है, घोष बोले या सघोष बोले एक ही बात है, ठीक है। तो कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन हो, है ना, स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। उसमें क्या था? नहीं होता है कंपन, जिसको आप वाइब्रेशन कहते हैं, है ना, कंपन होता है, घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष
या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं जब आधार आपको क्लियर हो जाता है ना, फिर कहीं से भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कोई भी टॉपिक पूछा जाए, आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाते हैं, है ना। बस इसमें भी नोट पॉइंट बना लीजिए, किसी भी व्यंजन वर्ग का, है ना, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। याद रखिएगा, घोषत्व बिल्कुल अलग टॉपिक है, प्राणत्व बिल्कुल अलग टॉपिक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है ना, एक साथ नहीं मिलाना है। व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? घोष या सघोष व्यंजन, घोष या सघोष होता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने उसमें का और खा देखा था, यहाँ पर ग, घ और अंगा, ये सभी क्या हो जाते हैं? घोष या सघोष के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। तो घोषत्व तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट है तो बताइए, अन्यथा पढ़ते हैं हम प्राणत्व के आधार पर। और यहाँ पर जो प्राणत्व हम देखेंगे ना, प्राण का मतलब होता है हवा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जैसे घोषत्व के आधार पर दो तरह से होते हैं, ऐसे ही प्राणत्व के आधार पर व्यंजन भी दो तरह से होते हैं। चार्ट में आपको बता ही दिया है ना, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। शॉर्ट में तो हमने इस चार्ट में पढ़ ही लिया है, लेकिन शॉर्ट के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने पॉइंट्स को भी याद रखें। ठीक है, घोषत्व के आधार पर यहाँ पर प्राणत्व भी मैम ने आपको बता दिया है ना, लेकिन चार्ट के साथ साथ हमें डिटेल में भी पता होने चाहिए सारे पॉइंट्स। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण भी दो तरह से किया जाता है, जिसमें कि पहला हो जाता है अल्प प्राण, ठीक है, और दूसरा हो जाता है महाप्राण। और यहाँ पर जो प्राण का मतलब है ना, प्राण का मतलब हवा से है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख विवर्त से निकलती है अबाध गति से, है ना, तो प्राण का मतलब यहाँ से हवा से है, ध्यान रखिएगा। तो दो तरह से हो जाता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। आइए देखते हैं। वैसे तो आपने समझ ही लिया होगा अब तक कि मैम अल्प प्राण वो होते हैं किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है ना। बताइए भाई, क्लियर है ना। बस कुछ एक दो पॉइंट्स और बचे, उसके बाद हमारा वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना, बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, कम निकलती है ना, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं।
नोट पॉइंट भी लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है भाई, है ना। क्योंकि ये तो किताबी भाषा है, क्या पता आपको कुछ दिन बाद किताबी भाषा याद रहे ना रहे, लेकिन नोट पॉइंट ज़रूर याद होना चाहिए, है ना। किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण, अल्प का मतलब ही होता है कम, है ना। महा का मतलब ज्यादा, जिसमें कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण, जिसमें मुख से ज्यादा अधिक हवा निकलती है वो महाप्राण, है ना। अल्प प्राण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे हैं का व्यंजन वर्ग की, तो का व्यंजन वर्ग में क, ग और अंगा, ये हो जाते हैं हमारे अल्प प्राण। और सिर्फ का एक ही वर्ग की बात नहीं, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन है। अगर हम टा वर्ग की बात करें तो ट, ड और अड़ा, ये भी अल्प प्राण ही होंगे, और ऐसा प्रत्येक यानी कि 5 के पांचों व्यंजन वर्ग में बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पर, यानी कि महाप्राण। बस बिल्कुल सेम ही है, लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप बाद में अपना रिवीजन कर पाएँ अच्छी तरीके से, वरना जैसे ही पीडीएफ खोलो पता चले सब तो डायरेक्ट है ना, आखिर रिवाइज कहाँ से करें मैम, आप तो सब भूल गए। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है ना। अधिक हवा निकलती है। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो बोल रहे हैं, हमें तो बोलने पे समझ नहीं आ रहा कि किससे अधिक हवा निकल रही है, किससे नहीं, या किससे कम निकल रही है। ठीक है, तो ये एक किताबी तरीका है जिससे कि जो भी आपके जानकार रहे हैं साहित्य के, उन्होंने अपने हिसाब से बताया है ना। बाकी आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करके शायद नहीं समझ पाएंगे कि किससे अधिक वायु निकल रही है और किससे कम। ठीक है, तो इसलिए ये परिभाषा समझना ज़रूरी है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नोट पॉइंट की। किसी भी व्यंजन वर्ग का इसलिए हर एक नोट पॉइंट पे किसी भी लिखा दिया है ताकि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का याद रहे आपको, है ना। किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक, क्लियर है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं पावर को, तो फ, है ना, और भ, ये दो हो जाते हैं महाप्राण व्यंजन। ठीक है, प के बाद फ दूसरे पे आता है
है ना, ब और भ चौथे पे आता है, दूसरा और चौथा व्यंजन ही महाप्राण कहलाता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं त वर्ग की, तो त के बाद थ दूसरे पर आता है, ठीक है, द के बाद ध जो है वो चौथे पर आता है, तो सिर्फ दूसरा और चौथा व्यंजन ही महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इतनी बात में आशा है कि आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। यहाँ तक की बात सभी को 100% क्लियर हो गई होगी, बताइए भाई, क्लियर है। तो यहाँ से यानी कि आज के वीडियो में हमारा कंप्लीट जो वर्णमाला है वो पूरा हो गया है। कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, उनकी चर्चा करके हम आज के वीडियो को करेंगे एंड, ठीक है। तो अब तक हमने कंप्लीट पूरी तरीके से ये देख लिया है कि कौन सा व्यंजन है ना, यानी कि कौन से उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ग पर आता है। तो बात की जाए कुल वर्णों की संख्या 52 या 53, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो लगाइएगा, है ना। प्रश्न को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जल्दबाजी में आप ये करते हैं क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, तो जो छोटी छोटी गलतियां और बच्चों से हो चुकी हैं वो आपसे ना हो, इसलिए ये ध्यान रखिएगा प्रश्न को ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। हर एक विषय की ये बात मैं कह रही हूँ, सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, कि प्रश्न ध्यान से ज़रूर पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न भी कई बार आप गलत कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। OMR को किस तरह से भरना है, हालांकि लास्ट टाइम पर जब एग्जाम डेट आएगी मैं आपको सब कुछ बताएंगी, लेकिन आदत में डाल लीजिए कि प्रश्न को सही से पढ़ना है। कई बार नहीं लिखा होता और हम उस नहीं पर ध्यान ही नहीं देते, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है आपको, ठीक है। स्वर की संख्या 11 होती है, अयोगवा होते हैं 2, अंग और आहा होते हैं, जबकि अंग को हम अब तक अंग से अंगूर के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम उसको अनुस्वार की मात्रा कहते हैं, जबकि आहा में विसर्ग लगा हुआ होता है। हलंत की मात्रा भी आपको पता होगी, है ना। चंद्रबिंदु अब तक आप जिसको कहते आ रहे थे, अब वो अनुनासिक है, ठीक है। नासिक के व्यंजनों की संख्या कुल 5 होती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम और 5वां व्यंजन ही अनुनासिक या फिर नासिक के व्यंजन कहलाता है। अंग, इया, ड, न और म। बात की जाए व्यंजनों की, है ना, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, बताया था आपको, श, त्रिक, ज्ञ और श्र, ठीक है। जबकि ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से? तीनों श, स, श और ह के 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं ये भी आपको बताया गया है ना। साथ ही बात की जाए उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, जिनकी संख्या 2 हो जाती है। ड़ और ढ ये 2 हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्लियर है, ये एक एक पॉइंट आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं भैया, देख लेते हैं फटाफट से। ये तो हमारा पिछला रिवीजन था। उसके बाद ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, परिभाषा क्या है, उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं संयुक्त व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण, है ना। ये तो आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था मैम ने, और फिर से एक बार रिवाइज करा दिया है। और ये रहा घोषित और परार्थ के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये चार्ट सिर्फ आपके समझने के लिए है, ताकि बात तक आप आसानी से याद रख सकें, है ना। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, यानी कि अघोष और सघोष। जबकि प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार से ही होता है, जिसमें अल्पप्राण और महाप्राण होता है। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, यानी कि यहाँ तक का एक एक पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। आगे आते हैं अब कुछ हमारे बेसिक, यानी कि जिसको आप नोट पॉइंट डाल सकते हैं, है ना। नोट पॉइंट वाली बातें एक बार देख लेते हैं, और फिर आज के वीडियो को हम करेंगे एंड, यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वर्णमाला, वो आज से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और हम उसके बाद कल से अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आप सभी का हो सकता है फेवरेट रहा हो, नाउन, जिसको आप संज्ञा कह देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम संज्ञा की तरफ बढ़ेंगे, इन कुछ नोट पॉइंट्स की चर्चा करने के बाद। क्या आप जानते हैं संपूर्ण वर्णमाला में द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, है ना, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है बेटा। द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, बताइए भाई, पता हो तो जरूर बताइए कमेंट में। बिल्कुल बताइए, बताइए जल्दी से। नहीं, चलिए तो देखिए, द्वित्व व्यंजन कैसे पहचानेंगे मैम कि इस शब्द में द्वित्व व्यंजन है या नहीं है। जैसे शब्द दिए हुए होते हैं कहीं पर आपको, दिल्ली, है ना, शब्द लिखा हुआ है बिल्ली, ठीक है, और शब्द लिखा हुआ है जैसे अम्मा, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रही है मैम, जब भी वही व्यंजन आधा हो और उसके बाद का भी
व्यंजन पूरा हो, लेकिन शर्त यह है कि वही व्यंजन आधा होना चाहिए और वही व्यंजन पूरा होना चाहिए। ठीक है, आधा और पूरा, लेकिन दोनों व्यंजन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पर खंभा, तो क्या ये द्वित्व व्यंजन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर माँ है लेकिन यहाँ पर भा है। आधा और पूरा तो है लेकिन ये सेम व्यंजन नहीं है। इसका मतलब द्वित्व व्यंजन होने के लिए दोनों व्यंजनों का सेम होना, एक जैसा होना जरूरी है, और ऐसी ध्वनियाँ ही द्वित्व व्यंजन कहलाती हैं। ये पूछा गया है, 4 शब्द आपको दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है? तो 2 व्यंजन हो, एक आधा हो एक पूरा हो, और दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। दिल्ली, बिल्ली, अम्मा, है ना, ये सारे के सारे व्यंजन जिसमें आपको एक जैसी ध्वनि दिखे वो हो जाते हैं आपके द्वित्व व्यंजन। क्लियर है? बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। वर्तनी शुद्ध से भी आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं, है ना। वर्तनी शुद्ध, हालांकि ये तो पूरा टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। वर्तनी शुद्ध के भी कई सारे टॉपिक आपको बताया था आपको कि अब तक आप जिसको अशुद्ध तरह से पढ़ते आए हैं कि मैम ये तो अहिल्या होता है, ये भी गलत है, बल्कि शुद्ध अहिल्या नहीं बल्कि शुद्ध होता है अहल्या, है ना। अब तक आप जिस शब्द को हिरण्यकश्यप पढ़ते आए हैं, है ना, हिरण्यकश्यप पढ़ते आए हैं, तो ये 100% गलत है, बल्कि शुद्ध हिरण्यकश्यप नहीं बल्कि हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है? शुद्ध जो है वो हिरण्यकशिपु होता है। अब तक आप जिसको द्वारिका पढ़ते आए हैं ये पूरी तरह से गलत है। ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है। कहने का मतलब ये छोटी छोटी गलतियां जो आप अब तक करते आ रहे हैं, अब वो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि सोनाली मैम आपके साथ हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। यहाँ तक के पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हुए होंगे, बताइए फटाफट से। बिल्कुल, जी हाँ, वर्णमाला का टॉपिक हमारा आज से हो गया है कंप्लीट। अब कुछ भी नहीं बचा है, चाहे वो चार स्थान के आधार पर हो, घोषत्व के आधार पर हो, प्राणत्व के आधार पर हो, है ना, स्वर हो, व्यंजन हो, सब कुछ डिटेल में आपने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आज के सेशन में हमने सभी पॉइंट्स देख लिए हैं, चर्चा कर ली है। ठीक है, तो वर्णमाला का टॉपिक हमारा आज से हो जाएगा 100% कंप्लीट। नेक्स्ट यानी कि कल से हम चर्चा करेंगे अपने संज्ञा के टॉपिक की, यानी कि नाउन। ठीक है।